नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस में, जहां पिछली क्लास में हमने किसान आंदोलनों को बहुत गहराई से, बहुत डिटेल से पढ़ा था और लगभग सारे महत्वपूर्ण किसान आंदोलन हमने कवर कर लिए थे। आज की क्लास में हमें दो टॉपिक कवर करने हैं, जनजातीय आंदोलन और नागरिक आंदोलनों की बात करनी है। ट्राइबल अपराइजिंग और जो सिविल अपराइजिंग है उसके बारे में हमें पढ़ना है। देखो, आज की क्लास ना हम चार भागों में बांट करके पढ़ेंगे, कुछ हिस्सों में बांट करके पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम कारण को समझेंगे कि आखिर जनजातीय आंदोलन के कारण क्या थे, रीजन क्या थे। हम इसकी प्रकृति को भी समझेंगे कि नेचर किस प्रकार का था जनजातीय आंदोलनों का। इसके बाद हम मुख्य जनजातीय आंदोलन पढ़ रहे होंगे, हम इम्पोर्टेंट रिवोल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पर हम वही टेबल फॉर्मेट का यूज करेंगे, टेबल से पढ़ेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे अन्य आंदोलनों की, जिसमें सन्यासी आंदोलन, फकीर आंदोलन, वहाबी, कूका, ये सारे आंदोलन आते हैं। और फिर एक नई चीज जो हमने शुरू की है अभी, ये क्लास के आखिर में ही हम कुछ एमसीक्यूज लगा रहे हैं। हालांकि ये सारे पीवाईक्यू होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, पर इससे भी एट द एंड हमें हेल्प मिलती है कि जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लगा लिए जाए। लेकिन जो क्विज है उसमें और भी ज्यादा प्रश्न होते हैं, तो क्विज आपको जरूर लगाना है। आलसी मत खाना कि नहीं सर 8-10 प्रश्न आपने क्लास में लगवा दिए, अब क्विज लगाने की क्या आवश्यकता है। तो ये बिल्कुल भी आलसी हमें नहीं खाना है, आलसी खाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलो, सबसे पहले हम दोनों बहुत बेसिक से शुरू करते हैं कि आखिर ये जो जनजाति शब्द है ये कैसे क्या है। तो जो हम जनजाति शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं ट्राइब, तो जनजाति एक ऐसा मानव समूह है, एक ऐसा मानव समूह है जो बहुत लंबे समय से समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हुआ, जो बहुत लंबे समय से समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हुआ और यह सामान्यतः जंगलों में निवास करता रहा बहुत लंबे समय तक। ठीक, वास्तव में जनजाति शब्द बाद में आया, पहले एक शब्द था, क्योंकि जनजाति शब्द का इस्तेमाल ब्रिटिश इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में किया गया था। एक बहुत प्रसिद्ध समाज सुधारक हुए, एक बहुत ही फेमस सोशल रिफॉर्मर हुए और इनका नाम था अमृतलाल विठलदास ठक्कर बापा। ये जो बहुत महान समाज सुधारक थे, गांधी जी के बहुत करीबी थे। अमृतलाल विठलदास ठक्कर बापा ये हरिजन सेवा संघ के महासचिव भी रहे हैं। ये हरिजन सेवा संघ के महासचिव भी रहे हैं। इन्होंने गुजरात में भील आश्रम की स्थापना की थी, गुजरात में भील आश्रम की स्थापना की थी। तो इन्होंने पहली बार इस वर्ग के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। आदिवासी शब्द का मतलब यहां पर यह था प्रिमिटिव। इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका प्रिमिटिव होता है। एक ऐसा समूह जो बहुत लंबे समय से, आधुनिकता पूरे समाज में आ चुकी है, लेकिन एक समूह ऐसा है जो जीवन यापन के लिए पुरातन तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है। इंग्लिश में इसका मतलब होता है कि समाज में बहुत से लोग अब मॉडर्न लाइफ स्टाइल को फॉलो करने लगे हैं, लेकिन उसी सोसाइटी में एक ऐसा ग्रुप भी है जो अभी भी प्रिमिटिव तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है, पुराने तरीके से शिकार कर रहा है, उनके बहुत ही पुराने रीति रिवाज हैं। तो उनके लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बापा के द्वारा किया गया था। ये तो हो गया बेसिक। अभी भी जनजातियों के बारे में सामान्यतः यही कहा जाता है कि जनजातियां समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाई बहुत लंबे समय तक। अब तो बहुत हद तक शामिल होने लगी हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक जनजातियां समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाई। जबकि अनुसूचित जाति अर्थात शेड्यूल कास्ट ये समाज की मुख्य धारा का ही हिस्सा रहे हैं, पर बहुत लंबे समय तक भेदभाव, अस्पृश्यता, इन सभी चीजों का सामना किया है।
ठीक है, तो एक शेड्यूल कास्ट है जो सोसाइटी की मेन स्ट्रीम का पार्ट होते हुए भी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन झेले हैं, और एक तरफ शेड्यूल ट्राइब है जो समाज की मुख्य धारा का हिस्सा नहीं रहे हैं, जो सोसाइटी की मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं रहे हैं। अब आप सोच के देखिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट, इन्होंने इस तरह की नीतियां अपनाई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट, इनकी नीतियां इतनी बुरी थी कि जनजातियों ने भी आंदोलन किए, अर्थात इंडिया में ट्राइबल अपराइजिंग भी हुआ। तो सर इसके मुख्य कारण क्या रहे होंगे? सबसे इंपॉर्टेंट, जनजातियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं वन, सबसे महत्वपूर्ण होते हैं फॉरेस्ट और उनकी जमीन जो वनों पर ही होती है, उनका लैंड। हर एक जनजाति के लिए सबसे महत्वपूर्ण उनकी जंगल की जमीन होती है, उनका फॉरेस्ट लैंड होता है। इसी जमीन पर वो खेती करते हैं, वो एग्रीकल्चर करते हैं, और उससे भी इंपॉर्टेंट, वो यहीं से जो उन्हें उत्पाद मिलते हैं, जो भी प्रोडक्ट उनको यहाँ से मिलते हैं, जिन्हें हम फॉरेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं, इन दोनों माध्यमों से वो अपना जीवन यापन करते हैं, वो अपने लाइवलीहुड को अरेंज करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। अब अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने वन अधिकार समाप्त किए, बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए, वन अधिकार बहुत कम कर दिए, जो उनके फॉरेस्ट राइट थे वो कम कर दिए। यहां पर उनके एक कृषि होती थी, झूम कृषि, जिसे हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। इस खेती में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर फॉरेस्ट लगा हुआ है, इस पूरे इलाके में ये फॉरेस्ट लगा हुआ है, ये पूरे में फॉरेस्ट लगा हुआ है, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके कुछ हिस्से को काट दिया जाएगा और यहाँ पर कृषि की जाएगी। फिर जब यहाँ कुछ सालों के बाद, 1 या 2 सालों के बाद ये प्रोडक्टिव नहीं रहेगा, फिर इनको भी काट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे जंगल को काट देंगे, वो दोबारा से यहाँ आ जाएंगे, फिर उसी जगह पर बार खेती करते रहेंगे, झूम खेती। इसके अलावा एक और इनकी प्रथा होती थी, सामूहिक कृषि की प्रथा। एक और प्रथा होती थी सामूहिक कृषि, खूंट कट्टी कहा जाता था, खूंट कट्टी जैसी प्रथाएं और भी हैं अलग अलग जगह पर, इस पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। जनजातियों की अपनी बहुत पुरानी संस्कृति है, अपना बहुत ही पुराना कल्चर है, जो आज भी हमें देखने के लिए मिलता है। आज भी जनजातियों की संस्कृति बहुत ही प्रिमिटिव है, उनकी अपनी संस्कृति है। ब्रिटिशर्स ने उस संस्कृति में भी हस्तक्षेप किया, उसमें भी उन्होंने इंटरफेरेंस किया। विशेष तौर पर आप देखेंगे प्यारे दोस्तों कि 1813 का जब अधिनियम आया, तो 1813 अधिनियम के बाद ईसाई मिशनरी को भारत आने की अनुमति मिल गई। जो भी ईसाई मिशनरी थी वो इंडिया आने लगी। अब ये जो ईसाई मिशनरी, क्रिश्चियन मिशनरी इंडिया आने लगी, तो इन्होंने, ईसाई मिशनरी का मतलब होता है ईसाइयों का एक ऐसा समूह जो अपने धर्म का प्रचार करता है, तो इन्होंने धर्म परिवर्तन करना शुरू किया और जनजातियों वाले क्षेत्र में विशेष रूप से इन्होंने कार्य किया। और जनजाति आंदोलन हमेशा ब्रिटिश के खिलाफ नहीं हुए। जनजाति आंदोलन बहुत सारे आपको सुधारात्मक भी दिखेंगे, जो अपने आप में भी सुधार करना चाहते हैं, जो अपने आप में भी रिफॉर्म करना चाहते हैं, तो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट भी दिखेंगे। और एक शब्द का इस्तेमाल जनजाति आंदोलन में हमें बार बार मिलेगा, और ये शब्द है दिकू। ये वर्ड हमें बार बार सुनने मिलेगा, इस वर्ड का मतलब याद रखना। ये यहां से प्रश्न भी बना हुआ है। ये जो दिकू शब्द है प्यारे दोस्तों, ये बाहरी लोगों के लिए जनजातियां इस्तेमाल करती थी, ये बाहरी लोगों के लिए इस्तेमाल करती थी। इसमें ब्रिटिशर्स होते थे, इसमें पुलिस होती थी, इसमें जमींदार होते थे, साहूकार होते थे, और इन्होंने बहुत ज्यादा शोषण किया है किसानों का, जनजातियों का जितना शोषण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया, उससे कहीं गुना ज्यादा शोषण वहां की पुलिस व्यवस्था, वहां के अधिकारी और साहूकारों ने किया है। पैसा दे दिया उधार, बहुत गलत तरीके से उनको लूटा गया,
इसलिए विद्रोह भड़का। तो अगर हम विद्रोह के सभी कारणों को समझें तो अंग्रेजों ने सबसे बड़ा कारण तो यही था कि जनजाति के लिए सबसे महत्वपूर्ण उनकी जमीन होती है। तो अगर आप जमीन छीनोगे, जंगल छीनोगे, जंगल उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट एक ट्राइब के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है और इन्होंने जाकर के जंगलों से ही छेड़खानी कर दी। परंपरागत अधिकार थे, इतने भारत में राजा आए राजा गए, पर जनजातियों के अधिकारों से छेड़खानी नहीं की गई, क्योंकि वो सिर्फ जंगल में रहते नहीं थे, जंगल के संसाधनों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जंगलों की सुरक्षा भी करते थे, फॉरेस्ट को कंजर्व भी करते थे। ये सारे काम जनजातियों ने किए हैं, ये सारे काम ट्राइब्स ने किए और यहां उनके अधिकारों को खत्म किया गया। फिर उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, उनके सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप, दिकू अर्थात पुलिस वाले, अंग्रेज, साहूकार, इन सभी ने शोषण किया। झूम कृषि, सामूहिक कृषि, इन सभी पर रोक लगाना, और खुद जनजातियां भी अपने अंदर सुधार करना चाहती थीं, अपने अंदर रिफॉर्म करना चाहती थी। तो जनजाति आंदोलन के जब हम मुख्य कारणों की बात करते हैं उसमें यही कारण शामिल हैं। आइए एक बार देख भी लेते हैं कि जनजाति आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे, ट्राइबल अपराइजिंग के मेजर रीजंस क्या थे। तो देख पाए उसमें लिखा है फूट कट्टी, सामूहिक कृषि और झूम कृषि पर प्रतिबंध, दमनकारी भू राजस्व नीतियां, 1822 में पारंपरिक मदरा पर आबकारी शुल्क, तड़ी और चावल से ये शराब बनाया करते थे, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। अनुबंधित श्रमी और बेगारी, ठेकेदार महाजनों द्वारा शोषण, आदिवासी कानूनों की समाप्ति, पुलिस द्वारा शोषण, सामाजिक हस्तक्षेप और ईसाई मिशनरी को जब अनुमति मिल गई भारत में आने की तो उन्होंने भी भारत में आकर के बेतहाशा प्रचार प्रसार किया, बहुत ज्यादा तरीके से उन्होंने प्रचार प्रसार किया। अब एक चीज और रह जाती है कि आखिर जनजातीय आंदोलनों की प्रकृति कैसी थी, इनका नेचर कैसा था। सबसे पहला पॉइंट इसमें निकल के आती कि इनकी जो प्रकृति थी वो स्थानीय थी, इनका जो नेचर था वो लोकल नेचर था, स्थानीय। स्थानीय प्रकृति का मतलब ऐसा था कि जनजातीय आंदोलन आपस में जुड़ नहीं पाए। जैसे किसान आंदोलन में हमने बाद में देखा कि बाद में किसान आंदोलन जुड़े भी हैं अखिल भारतीय किसान सभा जैसी संस्थाओं के द्वारा, पर जनजातीय आंदोलन अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने मुद्दों की मांग लेकर के हमेशा होते रहे। दूसरा, ये जातीय होते थे, एक जनजाति विशेष से संबंधित होते थे। फिर सुधारवादी, जितने भी जनजातीय आंदोलन मिलेंगे उसमें से 60 to 70% आपको रिफॉर्मेटिव मिलेंगे। रिफॉर्मेटिव का मतलब ये होता है कि वो अपने आप में भी सुधार करना चाहते थे, वो अपने आप में भी सुधार करना चाहते थे। चाहे आप मुंडा आंदोलन की बात कर लें, उसके सामाजिक उद्देश्य भी थे, नागा आंदोलन की बात कर लें, हर आंदोलन के अपने सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्य भी होंगे कि हम शराब नहीं पिएंगे, हम समानता लेकर के आएंगे, हम बंधुत्व को बढ़ाएंगे, हम इस तरह की बातें निकल के आती थी। फिर हिंसक, और इसमें हमेशा पारंपरिक हथियारों का प्रयोग हुआ है। ये वायलेंट होते थे, या तो ये गुरिल्ला वॉरफेयर का उपयोग करते थे। मैक्सिमम जो आपको जनजातीय आंदोलन मिलेंगे वो हिंसक प्रवृत्ति के ही देखने मिलेंगे, वायलेंट प्रवृत्ति के ही देखने मिलेंगे। और वायलेंट में ये पारंपरिक हथियारों का प्रयोग करते थे। आधुनिक हथियार नहीं थे इनके पास, मॉडर्न आर्सेनरी नहीं थी, जो भी इनका ट्रेडिशनल आर्सेनल्स होते थे उनका ही यूज किया जाता था। ठीक है, वायलेंट डेफिनेटली थे, गुरिल्ला वॉरफेयर का यूज करते थे, इस तरह की युद्ध प्रणालियों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। पारंपरिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का बचाव, तो यही तो मूल कारण था। हमने देखा कि सबसे मूल कारण जंगल, अपनी परंपरा की रक्षा थी। जो भी उनके ट्रेडिशनल सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम पर राइट थे उन्हें प्रिजर्व करने की हमेशा कोशिश की। उन्होंने यही मांग की कि देखिए हमारी संस्कृति में, हमारे मामलों में हस्तक्षेप मत कीजिए। कई बार आपको एक आंदोलन मिलेगा, खोंड आंदोलन हम पढ़ेंगे, तो वहां नरबली की प्रथा प्रचलित थी। उसको जब बंद किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो उसके खिलाफ भी विद्रोह हुआ। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि ये शोषक वर्ग के विरुद्ध होते थे। एक या दो आंदोलन ही आपको ऐसे मिलेंगे पूरे आंदोलनों में जहां वो स्वतंत्रता, पूरे तरीके से स्वतंत्र होने की बात कर रहे हैं। उनका मुख्य उद्देश्य कुछ कुछ किसान आंदोलन की तरह ही आपको देखने मिलेगा
कि ये जो शोषण करने वाले वर्ग हैं, चाहे वो जमींदार हो, साहूकार हो, जो गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, इनको हटाया जाए, इनको अलग किया जाए। इसीलिए आप देखेंगे कि जनजाति आंदोलनों के बाद काश्तकारी कानून लाए जाएंगे, टेनेंसी एक्ट लाए जाएंगे और साहूकार, जमींदार, इन पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जाएंगे कि आप जमीन को बेच नहीं सकते, एक दूसरे को नहीं दे सकते, जब्त नहीं कर सकते, इस तरह के कानून बनाए जाएंगे। और पारंपरिक हथियारों का इन्होंने प्रयोग किया है, जो भी ट्रेडिशनल वेपन्स होते थे उनका प्रयोग किया। अब आप कहेंगे सर ये प्रकृति क्यों जरूरी होती है? सवाल बन जाते हैं कई बार कि जनजातीय आंदोलन की प्रकृति कैसी थी, फिर 3-4 विकल्प दे देगा और फिर आपसे पूछेगा कि अच्छा बताइए किस तरह का नेचर था, किस तरह की प्रकृति थी। तो ये बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये सब बेसिक बातें हैं। चलिए, तो अब हम जनजातीय आंदोलनों को पढ़ना शुरू करेंगे। हमें इतने आंदोलनों की चर्चा करनी है: कोल, संथाल, मुंडा, खासी, अहोम, उरांव, चुआर, नागा। ये सब पूर्वी भारत, बंगाल और बिहार में हुए। पश्चिम भारत में रामोसी, भील, बिजौलिया। मध्य और दक्षिण भारत में वेलुपंथी, हालांकि इसको जनजातीय आंदोलन नहीं बोलेंगे, रंपा, चेंचू, खोंड। ये सारे कुछ, खोंड 2 जगह हुआ है, एक आंध्रा में भी है, एक उड़ीसा में भी है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं एक एक करके, और कोशिश यही करना कि जैसे हमने पिछली बार किया था, बार बार चीजों को रिकॉल किया था, बार बार चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश की थी, आज भी वैसा ही करना। टेबल कंटेंट वाले टॉपिक हमेशा से मुश्किल रहे हैं, और मैं यह भी जानता हूं कि अधिकांश लोगों ने जब लूसेंट जैसी किताबें भी पढ़ी होंगी तो इन टॉपिक को आप स्किप करके आगे बढ़ जाते हो। ऑल्दो यू मस्ट नॉट बी डूइंग दिस, ये सही नहीं है, क्योंकि यहां से सवाल बनते हैं। तो इसका एक ही तरीका होता है कि कांस्टेंट आप कितना रिवीजन कर सकते हो, कितनी ज्यादा बार आप चीजों को रिकॉल कर सकते हो। अगर वो चीज आपने फॉलो कर ली तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा, निश्चित तौर पे आपको इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए समझते हैं, एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस क्रम में आता है पहाड़िया विद्रोह। 1778 में पहाड़िया विद्रोह हुआ झारखंड की राजमहल पहाड़ियों में। अधिकांश जो विद्रोह आपको देखने मिलेंगे वो बिहार, झारखंड वाले क्षेत्र में देखने मिलेंगे। कारण ये रहा कि उस क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया, तो जमींदारों ने बहुत ज्यादा शोषण किया, जमींदारों ने बहुत ज्यादा शोषण किया। तो मैक्सिमम जो आपको मूवमेंट देखने मिलेंगे वो इस क्षेत्र में दिखाई देंगे। तो झारखंड में हुआ। राजमहल क्षेत्र के दमन एक कोह भूमि का एक बड़ा क्षेत्र था, जिसे संथालों की भूमि घोषित किया गया था। दमन एक कोह, झारखंड, साहेबगंज, पकुड़। तो पहाड़िया विद्रोह इसलिए हुआ कि अंग्रेजों ने संथाल को बसाने के लिए, संथाल कम्युनिटी को बसाने के लिए झारखंड में साहेबगंज, पाकुड़ और गोड्डा वाला इलाका था, इस इलाके को दमन एक कोह की भूमि घोषित किया था। तो दमन एक कोह की जो भूमि बनाई गई थी वो संथालों के लिए ही बनाई गई थी। अंग्रेजों ने संथालों को लैंड एलोकेट किया था दमन एक कोह, तो इसके खिलाफ एक छोटा सा विद्रोह होता है, पहाड़िया विद्रोह। बस यहां से इतना ही याद रखना, दमन एक कोह कहाँ है? तो दमन एक कोह झारखंड में है। मुख्य रूप से इसका विस्तार साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा इन क्षेत्रों में था, और अंग्रेजों ने संथालों के लिए यह जमीन बनाई थी। तो आगे भी जब हम दमन एक कोह शब्द का प्रयोग करेंगे तो आप समझ जाइएगा कि एक जगह है। बाद में फिर उन्होंने संथाल नाम का एक परगना बनाया था, आगे जाकर के अंग्रेज संथाल परगना बनाएंगे। फिलहाल वो जो जगह है वो दमन एक कोह है। अगला एक और विद्रोह है चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह 1768 से 1772 के बीच में हुआ। यह मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में हुआ। मिदनापुर, पश्चिम बंगाल। इसका नेतृत्व राजा जगन्नाथ कर रहे थे। कारण अकाल, भूमिकर, और यह गुरिल्ला पद्धति से इसमें लड़ाई लड़ी गई थी। गुरिल्ला वॉरफेयर का उपयोग किया गया था। इस अगले बाद आता है हो और मुंडा विद्रोह। हो विद्रोह बोलते हैं इसको, हो विद्रोह। हो विद्रोह सहभूमि झारखंड में हुआ। राजा वंशधर ने इसका नेतृत्व किया। कारण वही रहेगा, राजस्व में बढ़ोतरी। यहां पर भी गुरिल्ला पद्धति का उपयोग किया गया। एक प्रथा होती थी माड़की मुंडा, इसको ग्राम प्रधान बोलते थे, और ठाकुराई प्रणाली। ये जो माड़की मुंडा
और ठाकुराई की प्रणालियां हैं, ये उनके प्रशासन की इकाइयां थी, ये प्रशासन की प्रणाली थी। इस तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। जैसे माणकी मुंडा उनके ग्राम प्रधान को कहा जाता था, तो अंग्रेजों ने ग्राम प्रधान या माणकी मुंडा के अधिकारों को कम कर दिया। इस वजह से चुआर और हो विद्रोह हुए थे। ये दोनों विद्रोहों का कारण लगभग एक जैसा ही था। तो एक बार इनको हम कनेक्ट करते हैं कि सर हमने 3 आंदोलन पढ़े। जैसे हमने एक मूवमेंट पढ़ा पहाड़िया आंदोलन, एक हमने पढ़ा पहाड़िया आंदोलन, एक हमने चर्चा की चुआर आंदोलन की। पहले नंबर तो आएगा चुआर आंदोलन हुआ, फिर पहाड़िया आंदोलन की हमने बात की, और एक हमने चर्चा की हो। अब इसमें से जो पहाड़िया और हो है, ये दोनों ही झारखंड वाले क्षेत्र में हुए हैं, दोनों ही झारखंड वाले इलाके में हुए हैं। चुआर पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में हुआ है। पहाड़िया में हमें यह समझ में आया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि झारखंड का एक क्षेत्र बनाया जिसे दमन ए कोह कहा, और दमन ए कोह का ये क्षेत्र संथाल को या संथाल कम्युनिटी को दे दिया। ठीक, वहीं दूसरी तरफ जो हो विद्रोह है, इसका मुख्य कारण यही था कि पुरानी प्रथाएं थीं, जैसे माणकी मुंडी की प्रथा, जिसमें जिस ग्राम प्रधान कहा जाता था, इनके अधिकारों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कम कर दिया था। इनके जो राइट्स थे उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कम कर दिया था। इस वजह से ये विद्रोह हुए। यहाँ पर ये जरूरत नहीं है कि आप इनके नेतृत्वकर्ता का नाम याद रखें, उतना डिटेल में अब तक सवाल नहीं पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो विद्रोह है वो है वाघेरा विद्रोह। वाघेरा विद्रोह बड़ौदा गुजरात में हुआ था। बस इतना ही याद रखना कि वाघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था, गुजरात के बड़ौदा में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। खासी विद्रोह, दिस इज इंपॉर्टेंट। खासी विद्रोह से सवाल बन सकता है। खासी विद्रोह जो है प्यारे दोस्तों, ये 28 और 33 में मेघालय की खासी पहाड़ी में शुरू हुआ, और इसका नेतृत्व किया था श्री तीरथ सिंह ने। और ये बहुत महान जनजातीय एक व्यक्तित्व है, बहुत महान ट्राइबल पर्सनालिटी है तीरथ सिंह। और बहुत सीधा सवाल पूछा जाता है, बहुत सीधा सवाल, कि तीरथ सिंह का संबंध किस आंदोलन से रहा है। तो याद रखना, तीरथ सिंह का जो संबंध है वो खासी विद्रोह से रहा है। 1828 से 33 के बीच में, डेट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट से इक्का दुक्का सवाल ही बने हैं, पर उस चक्कर में सारी डेट याद नहीं रखी जा सकती। खासी मेघालय में ये आंदोलन हुआ था। कारण क्या हुआ? असम से बंगाल के लिए एक सड़क का निर्माण हो रहा था, और इस सड़क के निर्माण में विवाद हो गया। मजदूरों को लेकर के भी विवाद हुआ, जमीन को लेकर के विवाद हुआ, और इसीलिए यह विद्रोह शुरू हुआ। तीरथ सिंह को पकड़ लिया गया, उन्हें पकड़ के ढाका भेज दिया गया, और ढाका में ही फिर उनकी जेल में मृत्यु हो जाती है। उन्हें पकड़ा गया, पकड़ करके एक प्रकार से आज होता है ना, जैसे जिला निकाला, राज्य निकाला, उन्हें भी वहां से बाहर कर दिया गया, और उन्हें पकड़ के मेघालय से पकड़ के ढाका भेज दिया गया, और ढाका में ही लंबे समय तक जेल में रहे आए और उनकी मृत्यु हो गई। जेल में रहे आए और उनकी मृत्यु हो गई। तो खासी विद्रोह कहाँ हुआ? खासी मेघालय में। नेतृत्व किसने किया? तीरथ सिंह ने। कारण क्या था? असम से लेकर के सिलहट तक, बंगाल असम सिलहट, यहां तक एक सड़क का निर्माण हो रहा था। उसी सड़क निर्माण के लिए जमीन को लेकर के और मजदूरों को लेकर के विवाद हो गया था। तीरथ सिंह जी को पकड़ लिया गया, पकड़ करके उन्हें ढाका निर्वासित कर दिया गया, और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। इसके बाद अगला है कोल विद्रोह। ये भी इंपॉर्टेंट है। इस पूरी स्लाइड में ना, ये आखिरी के 2 विद्रोह बहुत जरूरी हैं, जहां से सवाल बनता है, जहां से क्वेश्चंस आते हैं। वैसे एक बात बताऊं, मेरा एक बहुत दिली इच्छा है कि विद्रोह शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, किताबों में भी विद्रोह शब्द का इस्तेमाल ना हो, ऐसा मैं चाहता हूं। देखो, विद्रोह हम कब कहते हैं? हम विद्रोह शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं अंग्रेजों के दृष्टिकोण से, कि अंग्रेजों के शासन में उन्होंने विद्रोह कर दिया, जबकि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझें कि हम भी तो अंग्रेजों से अल्टीमेटली एक प्रकार से लड़ ही रहे थे। तो क्या हम राष्ट्रीय आंदोलन को राष्ट्रीय विद्रोह बोल दें कि अंग्रेजों के खिलाफ हमने राष्ट्रीय विद्रोह किया? बेहतर शब्द होगा आंदोलन।
बेहतर शब्द होगा मूवमेंट, पर पुस्तकों में विद्रोह शब्द का इस्तेमाल है। ठीक है, कोल विद्रोह अगला है। कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच में कोल विद्रोह होता है। इसमें हो जनजाति, मुंडा जनजाति, उरांव जनजाति, भूमिज जनजाति, कोल, ये सारी जनजातियां शामिल होती हैं। ये छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में हुआ, सहभूमि झारखंड का इलाका। इसका नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया। इसका नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया। कारण था भूमि छीनकर मुसलमान और सिख जैसे दुक्कू को प्रदान करना। मुंडा माणकी प्रथा, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, माणकी मुंडा या मुंडा माणकी व्यवस्था, इसको खराब करना, इसमें छेड़खानी करना, इसलिए विद्रोह हुआ कोल विद्रोह। तो अब हमें दो विद्रोह बहुत अच्छे से याद रख लेने। एक बार हम आपको डिटेल में समझा देते हैं कि दो बड़े इंपॉर्टेंट मूवमेंट हुए, एक खासी और दूसरा कोल। एक कौन सा हुआ प्यारे दोस्तों? खासी, और दूसरा हुआ कोल। एक एक करके समझना। ये जो इलाका है मेघालय वाला इलाका, यहां दिस पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड मेघालय। तो इस मेघालय वाले इलाके में खासी आंदोलन, इसका नेतृत्व किसने किया? तीरथ सिंह। ये बहुत जरूरी नाम है, तीरथ सिंह, जिन्हें बाद में ढाका भेज दिया गया और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। कारण क्या रहा आंदोलन का? सड़क विवाद। सड़क विवाद। दूसरा आंदोलन जो आपको याद रखना ही है, यह झारखंड वाला इलाका है। झारखंड में कोटा नागपुर प्लेटू, सहभूमि, झारखंड, यहां एक आंदोलन होता है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह, कोल अपराइजिंग। और ये जो कोल विद्रोह है, इसका नेतृत्व कर रहे थे बुद्धो भगत। और कारण क्या था? रीजन क्या था? कारण थे मुंडा माणकी प्रथा में हस्तक्षेप। मुंडा माणकी प्रथा में हस्तक्षेप। दूसरा, जमीन का आवंटन। जमीन का आवंटन, एलोकेशन ऑफ लैंड। किसे? दिकू। दिकू शब्द मतलब बाहरी। जो कोई भी बाहरी है उसके लिए दिकू शब्द का प्रयोग होता था। तो यहां पर बुद्धो भगत के नेतृत्व में ये जो झारखंड का सहभूमि वाला इलाका है, यहां कोल विद्रोह हुआ था। कारण वही था कि जनजातियों की जमीन को बिना उनकी सहमति के बाहरी लोगों को दिया जा रहा था। जनजातियों की सहमति के बिना उनकी जमीन को बाहरी लोगों को दिया जा रहा था। एक रिवीजन भी कर लेते हैं। तो झारखंड वाले क्षेत्र में ही हो विद्रोह हुआ था और झारखंड वाले क्षेत्र में ही पहाड़िया विद्रोह हुआ था। पहाड़िया का कारण यही था कि दमन एक कोह बना करके संथाल को दे दिया गया था। ठीक है। और जो पश्चिम बंगाल का मिदनापुर वाला इलाका है, यहां चुआर विद्रोह हुआ था। चुआर। तो बस इतनी ही बातें याद रखना, इतने में हमारा काम बन जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी महत्वपूर्ण बातें निकल के आ जाएंगी। खासी विद्रोह भी हमने पढ़ लिया, हमने कोल विद्रोह भी पढ़ लिया, वाघेरा बाड़ोदा में हुआ था, हो विद्रोह पढ़ लिया, राजा वंशधर, चुआर विद्रोह में राजा जगन्नाथ। चलिए, ऐसे ज्यादा विद्रोह नहीं है, लगभग 8-10 के आसपास विद्रोह हम पढ़ेंगे, 10 के आसपास आंदोलन पढ़ेंगे और फिर हम अन्य आंदोलनों की चर्चा करेंगे, जिसमें सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। ये इंग्लिश में भी लिखा है दोस्तों, तो परेशान मत होना, हर चीज इंग्लिश में भी दी गई है, हर चीज लिखी हुई है इंग्लिश में। ठीक है, चलिए। इसके बाद अगला है खोंड विद्रोह। अब खोंड दो जगह हुआ है, एक आंध्रा में भी मिलेगा और एक उड़ीसा में। जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं ये उड़ीसा वाला है। खोंड विद्रोह ये 1837 से 1856 तक चला। ये लंबे चलते थे, 10 साल 20 साल तक चल रहे हैं। 10-20 साल तक क्षेत्र में शांति ही नहीं है।
10-20 साल तक लगातार अंग्रेजों से संघर्ष चल रहा है, कॉन्स्टेंटली ब्रिटिशर्स के साथ कन्फ्लिक्ट हो रहा है, लगातार उनके साथ संघर्ष चले ही जा रहा है। अब ये विद्रोह इसलिए जरूरी है, ये ओडिशा के गंजम वाले क्षेत्र में हुआ था, ओडिशा के गंजम वाले क्षेत्र में हुआ था और इसका नेतृत्व मुख्य रूप से चक्र बिसोई ने किया था। इसका नेतृत्व मुख्य रूप से चक्र बिसोई के द्वारा किया गया था। कारण यह था कि जनरल हार्डिंग प्रथम, कैप्टन मैकफरसन, कैंपबेल, इन्होंने इस क्षेत्र में चलने वाली मरियान प्रथा, जिसे नर बलि की प्रथा कहते थे, ह्यूमन सैक्रिफाइस की प्रैक्टिस कहते थे, उस पर रोक लगा दी थी। और जब नरबली प्रथा पर रोक लगाई गई तो खोंड जनजातियों के लोगों ने माना कि ये उनके व्यक्तिगत सामाजिक अधिकारों में हस्तक्षेप है, ये उनके प्राइवेट सोशल कस्टम्स में दिकुओं का इंटरफेरेंस है। तो उन्होंने एक बहुत लंबे विद्रोह की श्रृंखला शुरू कर दी। अंततः जाकर के जनरल हार्डिंग प्रथम ने ही इसको खत्म किया, पर ब्रिटिशर्स ने उस क्षेत्र में नरबली की प्रथा पर रोक लगा दी थी, ह्यूमन सैक्रिफाइस के सिस्टम को बंद कर दिया था। अच्छा सुधार था, बुरा नहीं था, पर जनजातियों को वही लगा कि ये हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है। तो ये बस इतना याद रखना कि वो कौन सी जनजाति थी जहां नरबली की प्रथा चला करती थी, तो वो खोंड जनजाति थी। वो कौन सी जनजाति थी? वो खोंड जनजाति थी जहां पर नरबली की प्रथा चला करती थी दोस्तों। ठीक, याद रखेंगे। चक्र बिसोई, ओडिशा, कैंपबेल और मैकफरसन, इन सभी लोगों ने विद्रोह का दमन किया था। इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन, संथाल आंदोलन, जिसे हुल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। संथाल आंदोलन या हुल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, पुराना नाम संथाल का नारीखंड या का जंगला था, बाद में इसे दमन एको और बाद में इसे संथाल परगना भी कहा गया। तो ये राजमहल में झारखंड वाले क्षेत्र में शुरू हुआ। यहां नेतृत्व किया सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, चांद मुर्मू, भैरव मुर्मू। हमारी राष्ट्रपति इसी महान जनजाति से आती हैं प्यारे दोस्तों, और एक गौरवशाली इतिहास रहा है संथालों का। कितनी अच्छी बात है, यही एक डेमोक्रेसी की ब्यूटी होती है कि हर व्यक्ति सर्वोच्च स्थान पे पहुंच सकता है डेमोक्रेसी में। तो हमारी राष्ट्रपति जो हैं वो इसी जनजाति से आती हैं। तो सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव मुर्मू, इनके द्वारा संथाल का नेतृत्व किया गया। ये सबसे शक्तिशाली आंदोलन था और 1857 की क्रांति से पहले हुआ। ये भी याद रखना, इसका डेट पूछा जाता है, 1855-56। 1857 की क्रांति से पहले एक बहुत ही शक्तिशाली आंदोलन था, बहुत ही पावरफुल रिवोल्ट था। कारण स्थायी बंदोबस्त, दिकुओं के द्वारा 50 से लेकर के 500% तक ब्याज की वसूली, आदिवासी भूमि पर गैर आदिवासियों का कब्जा और पुलिस व्यवस्था। 30 जून को जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो आज भी 30 जून को हुल दिवस के नाम से मनाया जाता है। 30 जून को झारखंड के भगानी डीह गांव से इसकी शुरुआत हुई थी। भगना डीह गांव से इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? तो 30 जून को झारखंड के भगना डीह गांव से हुल दिवस इसकी शुरुआत हुई। इसलिए आज भी 30 जून को हुल दिवस मनाया जाता है। संथालों ने 1855 में मेजर बारो और उसकी सेना को मार डाला, जिसमें मेजर बारो को हराया गया था। तो संथालों ने मेजर बारो को हराया। ये बहुत बड़ी घटना है संथाल के इतिहास में। अगस्त 1855 में सिद्धू और फरवरी 1856 में कान्हू को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद चांद और भैरव मुर्मू ने आंदोलन आगे बढ़ाया, लेकिन विद्रोह का मेजर ब्राउन और मेजर लॉयड ने क्रूरतापूर्वक दमन कर दिया। बहुत लोगों को मारा। इसके बाद लगभग 20 सालों के बाद संथला
संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ। संथाल परगना में आदिवासी जमीन को गैर आदिवासियों को बेचने पर रोक लगा दी गई। संथाल परगना का गठन 1855 में ही किया गया। झारखंड में दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज ये सारे क्षेत्र जो दमन एक कोह में थे वो संथाल परगना में आ गए। तो संथाल परगना का जो पुराना नाम रहा है वो नारी खंड और का जंगला रहा है। इसी क्षेत्र को दमन एक कोह कहा जाता था। इस आंदोलन के बाद संथालों के लिए एक अलग से जगह बनाई गई, नाम दिया गया संथाल परगना। और बाद में 1876 में नियम बनाया गया कि कोई भी व्यक्ति गैर आदिवासी को अपनी जमीन नहीं बेच सकता। तो अगर इस मूवमेंट की हम इंपॉर्टेंट बातों को समझने की कोशिश करें कि महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से क्या क्या बन सकते हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। आंदोलन का नाम है संथाल आंदोलन। संथाल, इसी आंदोलन को हुल आंदोलन भी कहा जाता है। संथाल आंदोलन या हुल आंदोलन, इसकी जो समय अवधि रही है, जो टाइम पीरियड रहा है वो 1855-56। अब ये इसलिए जरूरी है कि एक सवाल पूछेगा आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति के पहले हुआ, बाद में हुआ। तो ये आप याद रखिएगा कि संथाल विद्रोह पहले हुआ था। मुंडा विद्रोह हम अभी पढ़ेंगे जिसमें महान बिरसा मुंडा थे, भगवान बिरसा मुंडा थे, वो बाद में होगा, वो अभी नहीं होगा। तो यहीं पर हम फंस जाते हैं कई बार। अब जैसे अब हमने खासी विद्रोह पढ़ा, हमने खोंड विद्रोह पढ़ा, हमने चुआर विद्रोह की बात की, कोल विद्रोह की बात की, ये सब 1857 की क्रांति के पहले हो रहे हैं, 1857 के रेवोल्यूशन के पहले हो रहे हैं। ठीक है, अब इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो नेतृत्व किसने किया है? नाम बहुत जरूरी है, कान्हू मुर्मू, चांद मुर्मू, भैरव मुर्मू, इन सभी लोगों ने मिलकर इसका नेतृत्व किया है। कान्हू, सिद्धू, चांद, भैरव, ये नाम याद रखना, बड़े इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों। सारे नाम आपको पता होना चाहिए कि किसने नेतृत्व किया है। कान्हू, सिद्धू, चांद और भैरव, इन सभी ने मिलकर। शुरुआत कब हुई? तो 30 जून 1855 को भगनी डीह, जो कि भगनी डीह झारखंड में ही आता है, वहां से आंदोलन की शुरुआत हुई। आज भी हम 30 जून को क्या मनाते हैं? हुल दिवस मनाया जाता है, हुल दिवस। ठीक, इसी क्रम में मेजर बारो को हराया, मेजर बारो को हराया संथालों ने। परिणाम क्या निकला? दमन किया गया विद्रोह का, दमन। उसमें मेजर ब्राउन और लॉयड शामिल थे। ब्राउन और लॉयड ने आंदोलन का दमन किया, लेकिन परिणाम यह हुआ कि संथाल परगना की स्थापना की गई। संथाल परगना स्थापित किया गया और संथाल टेनेंसी एक्ट 1876 बना करके ये नियम बनाया गया कि इस क्षेत्र में कोई भी गैर आदिवासी जमीन नहीं खरीद सकता, कोई भी गैर आदिवासी जमीन नहीं खरीद सकता। आंदोलन क्यों हुआ था? आंदोलन के कारण थे जमींदार, साहूकार, पुलिस, इन सभी का बड़े लंबे समय तक शोषण। ठीक है, इन्होंने बहुत लंबे समय तक शोषण किया था, इसलिए यह आंदोलन हुआ था। दमन एक कोह वाले क्षेत्र में हुआ था। जो जगह है, दमन एक कोह की जो जगह है वो किसके लिए दी गई थी? संथालों के लिए ही दी गई थी। और उसी जगह पर संथालों ने विद्रोह किया और बहुत लंबे समय तक जो संथाल थे वो हेल्प करते रहे ब्रिटिशर्स की, और उनके साथ ही गलत हुआ, उनके साथ ही गलत हुआ दोस्तों। ठीक, तो ये आप याद रखना, ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जहां से सवाल बन सकते हैं। ब्राउन और मेजर लॉयड, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम और ये संथाल परगना का गठन। अगस्त में सिद्धू को गिरफ्तार किया गया, फरवरी 1856 में कान्हू को गिरफ्तार किया गया। ये सारे नाम याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बने हैं, आगे भी बनने की संभावना है। ठीक, तो कारण भी क्लियर हो गए, लीडर भी क्लियर हो गया, जगह भी क्लियर हो गई, क्या आउटकम हुए ये भी क्लियर हो गया।
अब हम आगे बढ़ते हैं, ये सब इंग्लिश में भी लिखा है, हर चीज इंग्लिश में लिखी हुई है। अगला जो आंदोलन है वो है सफाहर आंदोलन। सफाहर जो मूवमेंट है, सफाहर जो आंदोलन है, ये भी झारखंड में भागीरथ मांझी ने इसका नेतृत्व किया था। सफाहर आंदोलन, ठीक है। इसके बाद कोया विद्रोह। कोया विद्रोह जो है ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में हुआ। टोम्मा डोरा और राजा अंतायर, ताड़ी के पेड़ पर प्रतिबंध लगाया गया और ताड़ी निकालना कोया जनजाति की आजीविका का महत्वपूर्ण हिस्सा था। खोंडा डोरा विद्रोह ये आंध्र प्रदेश का है। खोंड जनजाति का जो विद्रोह हमने पढ़ा जिसमें नरबली की प्रथा चल रही थी, वो उड़ीसा के गंजम में था, जिसे चक्र बिस्वोई लीड कर रहे थे। हमने हार्डिंग फर्स्ट की बात की थी उसमें। और ये है खोंडा डोरा विद्रोह, ये आंध्र प्रदेश में हुआ। और ये सारे आप देखो, सफाहर, कोया, खोंडा डोरा, ये सब 1857 की क्रांति के बाद हो रहे हैं। और इसे लीड कर रहे थे कोर्रा मलैया, इसे लीड कर रहे थे कोर्रा मलैया। ये सारे ना उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंडा विद्रोह। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि अब हम बस 2-4 विद्रोह और जनजातीय आंदोलन कंप्लीट हो जाएंगे, तो एक बार ना हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स पढ़ लिए हैं। तो देखो, हमने शुरुआत कहाँ से की थी? हमने शुरुआत पहाड़िया आंदोलन से की थी जो झारखंड में हुआ था। इसके बाद हमने चर्चा की चुआर विद्रोह की, जो मिदनापुर में पश्चिम बंगाल में हुआ, राजा जगन्नाथ लीड कर रहे थे। हो विद्रोह जो सहभूमि झारखंड में हुआ, वंशधर लीड कर रहे थे। वाघेरा विद्रोह बड़ौदा में, खासी विद्रोह खासी में तीरथ सिंह लीड कर रहे थे। कोल विद्रोह छोटा नागपुर सहभूमि झारखंड में बुद्धो भगत लीड कर रहे थे। मुंडा मानकी की व्यवस्था जो स्थानीय शासन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है। ये सब जो मूवमेंट अभी आप देख रहे हो, पहाड़िया, चुआर, हो, वाघेरा, खासी, कोल, इसके बाद हमने खोंड विद्रोह की बात की, संथाल की बात की। ये सब 1857 की पहले के हैं। खोंड भी 37 से 56 तक चला ओडिशा में, चक्र बिसोई लीड कर रहे थे। मरियान प्रथा या ह्यूमन सैक्रिफाइस की प्रैक्टिस को बंद करने की वजह से। संथाल 55-56 में हुआ। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव इसे लीड कर रहे थे। ये जितनी भी घटनाएं हमने अब तक पढ़ी हैं, ये सारे आंदोलन 1857 की क्रांति के पहले हैं। पहाड़िया, चुआर, हो, वाघोरा, खासी, कोल, खोंड, संथाल, ये सब 1857 के पहले हैं। ये बार बार रिकॉल करा रहा हूं क्योंकि अब सवालों का स्तर बढ़ने लगा है, अब क्वेश्चन का लेवल चेंज होने लगा है। तो अगर ये क्रम थोड़ा सा याद रहेगा कि अच्छा पहाड़िया विद्रोह, ये सब क्रम भी थोड़ा बहुत आपको याद होना चाहिए, ऑर्डर भी पता होना चाहिए कि अच्छा पहले चुआर विद्रोह आया, फिर पहाड़िया विद्रोह आया, फिर हो आया, फिर वाघेरा। तो क्रम भी थोड़ा बहुत याद रहेगा तो अच्छी बात है, बाकी नहीं भी रहेगा तो उतनी बड़ी बात नहीं है। लीडर्स लेकिन जरूर याद रखना। फिर सफाहर, कोया और खोंडा डोरा ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है, दे आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह पर, बहुत बड़े आंदोलन पर, मुंडा विद्रोह। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मुंडा विद्रोह। ये भी हिंसक आंदोलन था, 1899 और 1900 में हुआ। बहुत अंतर है संथाल और मुंडा आंदोलन के टाइम पीरियड में। पता नहीं क्यों लोग संथालों मुंडा को कनेक्ट कर देते हैं, दूर है, बहुत अलग है, 50 सालों का लगभग अंतर है। वो 1857 की क्रांति के पहले हो रहा है, ये 1900 में हो रहा है, ठीक। इस विद्रोह को सरदारी आंदोलन भी कहते हैं। उलगुलान बहुत ही प्रसिद्ध नाम है और महाविद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह सवाल भी पूछा गया कि उलगुलान विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो उलगुलान हो, सरदारी हो या महाविद्रोह हो, तीनों का मतलब है मुंडा विद्रोह। कहां पर हो रहा था? छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में, झारखंड वाले क्षेत्र में हो रहा था, ठीक है, छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में। और नेतृत्व कौन कर रहे थे? धरती अब्बा कहे जाने वाले भगवान बिरसा मुंडा। लीड कौन कर रहे थे? द ग्रेट बिरसा मुंडा, द ग्रेट बिरसा मुंडा। और इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हम जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं। रिसेंटली 15 नवंबर को हमने जनजाति गौरव दिवस मनाया है, जनजाति गौरव दिवस मनाया है प्यारे दोस्तों।
ठीक है, चलिए पढ़ेंगे अभी हम बिरसा मुंडा जी के बारे में भी पढ़ेंगे। कारण अंग्रेजों द्वारा सामूहिक खेती, जिसे खूंट कट्टी प्रथा कहा जाता था। अब सवाल पूछा गया कि खूंट कट्टी की प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति में प्रचलित थी। वैसे सभी जनजातियों में थी, पर मुख्य रूप से आप देख पाएंगे कि मुंडा ट्राइब में प्रचलित थी और सामूहिक खेती के लिए खूंट कट्टी शब्द का प्रयोग किया गया। महाजनों का शोषण और शोषण मुक्त समाज और एकेश्वरवाद, सहबोगा एकेश्वरवाद की स्थापना। 9 जनवरी 1900 को झारखंड की डोम्बारी बुरू पहाड़ी नरसंहार हुआ और अंग्रेजों ने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे मुंडाओं को डोम्बारी बुरू पहाड़ी में मार डाला। इसे डोम्बारी बुरू का नरसंहार कहते हैं, जो कि 9 जनवरी 1900 को हुआ। फिर 3 फरवरी 1900 को सहभूमि टेलर कैप पहाड़ी से बिरसा मुंडा जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को हैजा की वजह से रांची जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि थ्योरीज कहती हैं कि अंग्रेजों ने जहर देकर के उन्हें मार डाला। ठीक, 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ और इसमें भी गैर आदिवासियों को जमीन के हस्तांतरण पर रोक लगा दी गई और खूंट कट्टी की प्रथा, मतलब सामूहिक खेती की प्रथा को मान्यता दी गई। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो सामूहिक खेती की प्रथा है वो कितनी इंपॉर्टेंट रही होगी। बैन कर दिया गया लैंड ट्रांसफर टू नॉन ट्राइबल और लीगल रिकॉग्निशन किया गया खूंट कट्टी का, जिसे हम कलेक्टिव फार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कलेक्टिव फार्मिंग कहते हैं। तो एक बार हम जल्दी से मूवमेंट को पढ़ लेते हैं। इसमें ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये याद रखना। जैसे 9 जनवरी 1900 को डोम्बारी बुरू हिल मैसेकर, फिर 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तारी होती है बिरसा मुंडा जी की और 9 जून 1900 को उनकी मृत्यु होती है। कई बार डेट के साथ पूछा जाता है, इतना ज्यादा जरूरी है ये आंदोलन। 2 आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण हैं जनजातियों में, एक संथाल और दूसरा मुंडा। बहुत ही महान आंदोलन है। आइए बिरसा मुंडा जी के बारे में भी कुछ बातें जान लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर, भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन। तो बिरसा मुंडा जी को धरती अब्बा या जगत पिता के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म लिहतू रांची में हुआ था। ये औषधीय और चिकित्सीय निपुणता, ईसाई बने, फिर वापस से वैष्णव बने। एकेश्वरवाद, सिंह बोगा की पूजा, इनके जो समर्थक थे वो सिंह बोगा की पूजा करने पर जोर, एकेश्वरवाद पर जोर देते थे। 10 नवंबर 2021 को श्री मोदी ने ये घोषणा की कि अब 15 नवंबर को हम जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाएंगे। 1899 में बिरसा मुंडा, दिकुओं से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। महिलाओं की भी इसमें भागीदारी थी। जमीन के जबरन अधिग्रहण को रोकने के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत खूंट कट्टीदार की महिला को पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के से बाहर रखा गया। तो महिलाओं को उत्तराधिकार नहीं मिलता था, जो विमेन्स होती थी उन्हें राइट नहीं मिलते थे। और ये उनके प्रमुख वचन है। ईश्वर अर्थात सिंह बोगा एक है, गाय की सेवा करो, समस्त प्राणियों के प्रति दया रखो, नशा मत करो। मुंडा आंदोलन सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन नहीं था, यह भी याद रखिएगा। मुंडा आंदोलन, जिसे उलगुलान आंदोलन कहा जाता है, जिसे सरदारी आंदोलन या महाविद्रोह कहा जाता है, ये सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, ये समाज सुधार का भी एक आंदोलन था। बिरसा मुंडा ये चाहते थे कि समाज में सुधार हो। मुंडा जनजाति में जो कुप्रथाएं आ गई हैं, नशे करने जैसी प्रथाएं आ गई हैं, इन्हें बंद किया जाए। तो ये दोनों में था। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि आंदोलन के उद्देश्य क्या थे, प्राथमिक उद्देश्य अंग्रेज थे ही नहीं, प्राथमिक उद्देश्य था अपने समाज को सुधारना। लेकिन जब अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ते गए, विशेष तौर पर महाजनों के अत्याचार बढ़ते गए, दिकू आने लगे बड़े पैमाने पर, तब जाकर के विद्रोह की शुरुआत होती है, तब जाकर के आंदोलन की शुरुआत होती है। यह भी याद रखना, 3 फरवरी को गिरफ्तारी हुई थी बिरसा मुंडा जी की और 9 जून को मृत्यु हुई थी। और
9 जनवरी 1900 को डोम्बारी बुरी पहाड़ी में मसैकर होता है। 3 फरवरी को गिरफ्तारी और 9 जून को इनकी मृत्यु। और फिर इसके लिए पारित किया गया छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। कब पारित किया गया? 11 नवंबर 1908। और कहा गया कि गैर आदिवासियों को अब जमीन का हस्तांतरण नहीं किया जाएगा। खूंट कट्टी को मान्यता दी गई, हालांकि महिलाओं को उसमें उत्तराधिकार का अधिकार नहीं दिया गया। इसके बाद अगला जो विद्रोह है वो है चेचू विद्रोह। अब जो चेचू विद्रोह है ये आंध्र प्रदेश में नल्ला मलाई की पहाड़ियों पर हुआ था। आंध्र प्रदेश में नल्ला मलाई की पहाड़ियों पर चेचू विद्रोह हुआ था। कई बार जगह बस पूछ ली जाती है। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। अब अगले विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं। अगला है ताना भगत या उराव आंदोलन। ताना भगत या उराव आंदोलन 1914 से 1930 के बीच में यह भी झारखंड में हुआ। लगभग सारे महत्वपूर्ण आंदोलन जो आप पढ़ रहे हो उनकी पृष्ठभूमि झारखंड में ही मिलेगी। जनजातियों का बहुत बड़ा क्षेत्र है झारखंड। इसका नेतृत्व जतरा भगत, बलराम भगत, रक्षणी भगत और देव मेनिया जो कि एक महिला थी उन्होंने किया। यह सवाल पूछा जाता है कि जतरा भगत ने किसका नेतृत्व किया, और आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि अभी आपने एक और नाम पढ़ा था बुद्धो भगत। देखो, बुद्धो भगत ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। जतरा भगत और बलराम भगत, देव मेनिया, ये सभी ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। दोनों में लगभग 100 सालों का अंतर है, ऑलमोस्ट 100 ईयर का गैप है। ताना भगत को ही हम उराव आंदोलन के नाम से जानते हैं, उराव मूवमेंट के नाम से जानते हैं। प्रकृति ये भी धर्म और समाज सुधार आंदोलन था, लेकिन बाद में ये ब्रिटिश विरोधी आंदोलन हो गया। ये गांधीवाद से प्रेरित अहिंसात्मक आंदोलन था। बहुत छोटे से पैमाने पर इसमें हिंसा हुई है। तो ये सवाल भी पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय आंदोलन गांधीवादी विचारों के सबसे नजदीक था? Which of the following tribal movement was very close to the Gandhian idea? और उसमें ऑप्शन यही थे: मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह और उरांव विद्रोह। तो जवाब क्या होगा? उरांव। उरांव या थाना भगत उरांव या ताना भगत जो आंदोलन है ये मुख्य रूप से अहिंसात्मक आंदोलन था, नॉन वायलेंट किस्म का एक मूवमेंट था, और बाद में ये राष्ट्रीय आंदोलन से भी जुड़ा। ये कांग्रेस के गया और कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में शामिल हुए, और 1940 में जो भगत थे या उराव थे, इन्होंने गांधी जी को सम्मान के रूप में 400 रुपए की एक थैली भेंट की थी, यह दर्शाने के लिए कि हम भी राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदार हैं। बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था। जतरा भगत, बलराम भगत, गौरक्षणी भगत और देव मेनिया ये सब इसमें शामिल थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है रंपा विद्रोह, जिसे मान्यम विद्रोह भी कहा जाता है। ये 2 बार हुआ, 1879 में और 1922। 1922 वाला रंपा विद्रोह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश में ये आंदोलन हुआ था। आंध्र प्रदेश में भी जनजातियां हैं, तो आंध्र प्रदेश में अगर हम विद्रोहों की बात करें तो हमने रंपा विद्रोह देखा। रंपा से पहले हमने खोंडा कार्रम विद्रोह देखा और चेचू विद्रोह देखा। ये मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में हुए, ये प्राइमरली आंध्र प्रदेश में हुए। नेतृत्व किया राजू रंपा ने पहले वाले आंदोलन का, और दूसरा आंदोलन जो हुआ, जो 1922 में हुआ, उसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू, जिन्हें मान्यम वीरडू कहा जाता है, इन्होंने नेतृत्व किया। अल्लूरी सीताराम राजू। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अल्लूरी सीताराम राजू किससे जुड़े हुए थे। तो ये रंपा विद्रोह जो हुआ, रंपा विद्रोह का नेतृत्व 1922 में जो रंपा विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अल्लूरी सीताराम राजू बहुत लंबे समय तक गांधीयन आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, लेकिन जब उन्हें सफलता नहीं मिली तब उन्होंने हिंसा का मार्ग अपनाया था। इसमें बहुत सारी जनजातियां थी, कोंड, कोंडा, कोरा, चेंचू और भी। पारंपरिक झूम प्रति, जिसे पोडू कहा जाता है, आप ज्योग्राफी में एमपीपीएससी का सवाल था ये,
प्रतिबंध लगा दिया गया और वनों के उपयोग को नियंत्रित किया गया। अल्लूरी सीताराम राजू आदिवासी नहीं थे, ये आदिवासी नहीं थे, ये ट्राइबल नहीं थे, नॉन ट्राइबल थे, लेकिन बाद में इन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि अल्लूरी सीताराम राजू किस आंदोलन से जुड़े थे, तो रंपा विद्रोह से जुड़े थे, मान्य। ठीक, इसके बाद भूमकाल विद्रोह, ये छत्तीसगढ़ के बस्तर का बहुत ही प्रसिद्ध विद्रोह है, भूमकाल विद्रोह। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा ना एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, फिर 2-4 मूवमेंट और बचे हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो अब एक बार देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है सर। अगर हम प्रमुख आंदोलनों की बात करें तो हमने पहाड़िया आंदोलन से शुरू किया, हमने पहाड़िया मूवमेंट के बारे में बात की, हमने चुआर आंदोलन पढ़ा, चुआर पहले हुआ, हमने चुआर आंदोलन पढ़ा, हमने पहाड़िया आंदोलन पढ़ा, हो आंदोलन की बात की। ये जितने भी मूवमेंट हैं, पहाड़िया हो, ये दोनों आंदोलन झारखंड में हुए, जबकि चुआर जो विद्रोह है वो पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में हुआ। फिर हमने खासी विद्रोह पढ़ा जो कि गारो पहाड़ियों में हुआ, तीरथ सिंह उसका नेतृत्व कर रहे थे। कोल विद्रोह की बात की, झारखंड में हुआ, बुद्धो भगत उसका नेतृत्व कर रहे थे। हमने इसके बाद खोंड विद्रोह की बात की, या कोंड विद्रोह जो ओडिशा में हुआ, जहां पर नरबली की प्रथा का प्रचलन था। हमने संथाल विद्रोह की बात की, जिसे हुल आंदोलन कहा जाता है, 1857 की क्रांति से पहले। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, इन सभी ने नेतृत्व किया। इसके बाद हम आगे बढ़े, हमने चर्चा की मुंडा आंदोलन के बारे में, मुंडा विद्रोह के बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट मूवमेंट है मुंडा, झारखंड में हुआ 1900 में, बिरसा मुंडा जी लीड कर रहे थे। फिर हम आगे बढ़े, हमने चेचू विद्रोह पढ़ा, आंध्र प्रदेश में हुआ। ताना भगत आंदोलन की बात की, झारखंड में हुआ, जतरा भगत लीड कर रहे थे। देवी मेनिया शामिल थी, देव मेनिया जो कि महिला थी। अहिंसात्मक आंदोलन था। फिर हमने रंपा विद्रोह की बात की, आंध्र प्रदेश में हुआ, 2 बार हुआ। पहली बार जब शुरू हुआ तो राजू रंपा ने लीड दिया, जो आदिवासी ही थे, लेकिन 1922 में जो प्रमुख आंदोलन शुरू हुआ उसे अल्लारू सीताराम राजू ने लीड किया था, जो कि एक गैर आदिवासी थे, गांधीयन आइडियोलॉजी से प्रभावित थे, लेकिन बाद में उन्होंने वायलेंस के रास्ते को अपनाया। भूमकाल विद्रोह, भूमकाल जो विद्रोह है ये छत्तीसगढ़ में बस्तर वाले क्षेत्र में हुआ। तो ये प्रमुख आंदोलन है, भूमकाल विद्रोह ये प्रमुख आंदोलन है, दैट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ आंदोलन और बचे हैं जनजातियों के। अगला जो मूवमेंट है यह है नागा या जियार लांग आंदोलन। नागा या जियार लांग आंदोलन ये मणिपुर और नागालैंड में हुआ, बहुत ही प्रसिद्ध है। इसे पहले लीड किया रोगमेई जदुनांग ने, और उसके बाद उन्हीं के परिवार से लीड किया एक 17 साल की महिला या 17 साल की बालिका गेडिनेल्यू ने, जिन्हें आगे जाकर के जवाहरलाल नेहरू जब उनसे मिले, जेल में थी गेडिनेल्यू जी, उनसे मुलाकात जब हुई तब जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें रानी की उपाधि प्रदान की, और वो रानी गेडिनेल्यू के नाम से जानी जाती हैं। ठीक, इसका उद्देश्य था ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ना, रूढ़िवादिता, अतार्किक रीति रिवाजों को खत्म करना। 29 अगस्त 1931 को 29 अगस्त 1931 को रोगमेई जदुनांग को फांसी दे दी गई। इसके बाद 17 वर्ष की महिला रानी गेडिनेल्यू ने नेतृत्व संभाला, और 1937 में जेल में जब जवाहरलाल नेहरू उनसे मिले तब उन्हें रानी की उपाधि दी। जब भारत स्वतंत्र हुआ वो जेल से रिहा हुई, और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रामोसी विद्रोह, अब रामोसी विद्रोह ये पश्चिमी महाराष्ट्र में हुआ, तानाजी मालुसरे। अब रामोसी जो है ये महाराष्ट्र की एक पारंपरिक योद्धा और आदिवासी जाति थी। ये विद्रोह 1857 की क्रांति से पहले हुआ था।
चित्तर सिंह, उमा सिंह, नरसिंह दत्तात्रेय पंतकर, ये सभी बाद में इस विद्रोह को आगे बढ़ाया। रामोसी याद रखना। फिर राजस्थान में एक भील आंदोलन हुआ और महाराष्ट्र में भी भील आंदोलन हुआ। राजस्थान में जो भील आंदोलन हुआ उसे दौलत सिंह ने लीड किया। फिर महाराष्ट्र में जो भील आंदोलन हुआ उसे सेवरम भागोजी ने लीड किया। तो ये थे दोस्तों हमारे महत्वपूर्ण जनजाति आंदोलन, इंपॉर्टेंट ट्राइबल अपराइजिंग। बहुत ज्यादा नहीं है, अगेन अगर आप बहुत अच्छे से इन्हें पढ़ लोगे, बहुत बढ़िया तरीके से, 2-3 देखो हमने फिल्टर कर दिया है। ऑल्दो बहुत सारे मूवमेंट थे, हमने फिल्टर करके वैसे भी बहुत कम कर दिया है। किसान आंदोलनों की संख्या थोड़ी ज्यादा थी, जनजाति आंदोलनों की संख्या कंपैरेटिवली कम है। व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बस अब इन्हें पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, एमसीक्यू लगा लीजिए, बस इतने में हमारा काम बन जाएगा। ठीक, चलो अब हम नागरिक आंदोलनों की बात कर लेते हैं कि महत्वपूर्ण नागरिक आंदोलन कौन कौन से थे, इंपॉर्टेंट सिविल जो रिवोल्ट थे वो कौन कौन से हुए। कुछ सवाल आपसे पूछ लेते हैं पहले आगे बढ़ने से पहले। तो पहला सवाल आपसे ये है, नंबर 1, कि बुद्धो भगत ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? कोल विद्रोह का। वह कौन सी जनजाति थी जिसमें नरबली की प्रथा का प्रचलन था? कोंड जनजाति। कहां पर? ओडिशा में। हार्डिंग फर्स्ट का नाम याद आएगा, मैकफर्सन का नाम याद आएगा, कैंपवेल का नाम याद आएगा। तीरथ सिंह किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तीरथ सिंह खासी आंदोलन से जुड़े हुए थे, बाद में उन्हें ढाका भेज दिया गया, वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। संथाल परगना की स्थापना किस आंदोलन के बाद हुई? तो 1855-56 में दमन ए कोह में संथाल विद्रोह की शुरुआत होती है, जिसे हुल आंदोलन भी कहा जाता है। उसके बाद संथाल परगना की स्थापना हुई। संथाल परगना अधिनियम कब पारित हुआ? 1876 में पारित हुआ संथाल परगना अधिनियम। ठीक है। हुल विद्रोह के उलगुलान विद्रोह के बाद कौन सा अधिनियम पारित किया गया? छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पारित किया गया। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 में यह पारित किया गया था। किस दिन बिरसा मुंडा जी को गिरफ्तार किया गया? 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा जी को गिरफ्तार किया गया। 9 जून 1900 को उनकी मृत्यु हो गई। जन्म उनका 15 नवंबर को हुआ था। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। अल्लारी सीताराम राजू किस विद्रोह से जुड़े थे? आंध्र प्रदेश में होने वाले रामोसी विद्रोह से जुड़े थे। रंपा विद्रोह से, रामोसी नहीं, रंपा विद्रोह। रामोसी विद्रोह कहां से है? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ आंदोलन है रामोसी आंदोलन। गिडनेल्यू को रानी की उपाधि किसने प्रदान की? गिडनेल्यू 17 साल की उम्र में उन्होंने नागा या जियारलांग आंदोलन का नेतृत्व संभाला और जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में इन्हें रानी की उपाधि प्रदान की थी। यही सवाल बनते हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, विशेष तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि जो भी लोग झारखंड पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग बहुत थोड़ा डिटेल में पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे आंदोलन बहुत गहराई में पूछे जाते हैं। ठीक, तो वहां थोड़ा और डिटेल लगेगी आपको। जैसे ये सारे प्रश्न पूछे गए संथाल परगना को पुराने नाम से, तो काजंगला, नारीखंड, ये सब पुराने नाम थे उन क्षेत्रों के। आगे बढ़ते हैं। अब नागरिक आंदोलनों में सबसे पहला नाम आता है सन्यासी विद्रोह का। नागरिक आंदोलनों में सबसे पहला नाम आता है सन्यासी विद्रोह का। सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ, 1770 में शुरू हुआ और 1820 तक चलता रहा। यह आंदोलन शैवपंथी नागा सन्यासी भावानी पांडे, गंगाराम और देवी चौधरानी ने लीड किया। देवी चौधरानी का नाम प्रसिद्ध बंगाल में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखे गए देवी चौधरानी नाम के उपन्यास से प्रसिद्ध हुआ। देवी चौधरानी उनका एक प्रसिद्ध उपन्यास था। और ये जो आंदोलन है सन्यासी आंदोलन पर ही एक किताब लिखी गई है, आनंद मठ और देवी चौधरानी। आनंद मठ में मुख्य रूप से जो विषय है वो सन्यासी विद्रोह का ही है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सन्यासी विद्रोह के लिए मुख्य रूप से कौन सी किताब लिखी गई है? तो आनंद मठ। ठीक, कारण क्या था? अकाल और तीर्थ यात्रा। हिंदू मुसलमान दोनों के तीर्थ यात्रा पर बहुत सारे कर लगा दिए गए, बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए। इसका समर्थन जो सैनिक और जमींदार जिन्हें ब्रिटिश ने
बेदखल कर दिया था, उन्होंने इसका समर्थन भी किया था। वॉरेन हेस्टिंग ने लंबे अभियान के बाद इस आंदोलन को दबाया। बाकी ये चलता ही रहा, वॉरेन हेस्टिंग्स ने कोशिश की थोड़ा बहुत, लेकिन 1820 तक ये चलता रहा किसी ना किसी रूप में। फिर आता है फकीर विद्रोह। जो फकीर विद्रोह है ये दीनाजपुर, रंगपुर, मालदा, इन बंगाल के क्षेत्रों में हुआ था। मदारी समुदाय के मुखिया मजनू शाह ने इसे लीड किया था। मजनू शाह ने इसे लीड किया था, बस इतना ही याद रखना कि इसे मजनू शाह ने लीड किया था। फिर फैराजी विद्रोह आता है। फैराजी विद्रोह बंगाल में हाजी शरीयतुल्लाह और दूदू मियां ने लीड किया था। इसका उद्देश्य था मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों को खत्म करना। बाद में ये वहाबी आंदोलन से जाकर के मिल गया था। हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा ही फैराजी नाम के समुदाय की शुरुआत की गई थी। फिर कूका आंदोलन। कूका आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ। इसमें मुख्य रूप से राम सिंह कूका, भजन सिंह, बाबा बलक सिंह, बिशन सिंह। राम सिंह कूका का नाम बहुत जरूरी है। ये सिख धर्म की शुद्धता के लिए चलाया गया आंदोलन है। ये सिख धर्म की शुद्धता के लिए चलाया गया आंदोलन है। तो सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ? बंगाल में। किसने किया? शैवपंथी नागा सन्यासियों ने। क्यों किया? क्योंकि तीर्थ यात्रा पर कर बढ़ाया गया। चर्चा कहाँ मिलती है? बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ और देवी चौधरानी में। फकीर आंदोलन कहाँ हुआ? बंगाल में। लीड कौन कर रहे थे? मजनू शाह। ठीक है। इसके बाद फैराजी विद्रोह कहाँ हुआ? बंगाल में। लीड कौन कर रहे थे? हाजी शरीयतुल्लाह। और उद्देश्य क्या था? मुस्लिम धर्म में सुधार। कूका आंदोलन पंजाब में हुआ। लीड कौन कर रहे थे? राम सिंह कूका, बलक सिंह, बिशन सिंह। और उद्देश्य क्या था? सिख धर्म की शुद्धता। सिख धर्म की शुद्धता, सिख धर्म में सुधार करना। इसके बाद जो अगले मूवमेंट है, इंग्लिश में भी लिखा है, सो परेशान नहीं होना है, सारी चीजें दी गई हैं। इसके बाद आता है वेलुपंथी विद्रोह। वेलुपंथी बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। वेलुपंथी बेसिकली क्या है कि केरल में जो त्रावणकोर की रियासत थी, तो बेलुपंथी नायर सेना त्रावणकोर के दीवान थे। ये त्रावणकोर के दीवान थे। अंग्रेजों ने केरल के महाराजा को विवश किया सहायक संधि पर साइन करने के लिए, पर केरल के महाराज बिल्कुल इससे खुश नहीं थे। तो केरल के महाराज की ओर से वेलुपंथी, जो कि दीवान थे केरल के, उन्होंने विद्रोह किया था अपनी नायर सेना के साथ। तो सवाल बस इतना पूछा जाता है कि वेलुपंथी कौन थे? दीवान थे। किस रियासत के? त्रावणकोर रियासत के, जो कि केरल की रियासत थी। ठीक है, केरल की रियासत थी। तो वेलुपंथी विद्रोह कहाँ हुआ? केरल में हुआ। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर किट्टर चेन्नम्मा विद्रोह, ये कर्नाटक में हुआ। और पता है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको लीड कर रही थी रानी चेन्नम्मा और रामप्पा। रानी चेन्नम्मा और रामप्पा, इन्होंने लीड किया था। कारण वही था कि अंग्रेजों ने उत्तराधिकारी के रूप में उनके पुत्र शिवलिंग रुद्र की मृत्यु के बाद दत्तक पुत्र को नहीं माना। तो लीड कर रही थी रानी चेन्नम्मा। अब यहां से प्रश्न बन जाएगा कि रानी चेन्नम्मा ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो किट्टर चेन्नम्मा विद्रोह कहां हुआ? कर्नाटक में हुआ। कहां हुआ? कर्नाटक में हुआ। फिर पॉलीगार विद्रोह, ये आंध्र प्रदेश में हुआ। गंजम विद्रोह उड़ीसा में हुआ। गंजम विद्रोह कहां हुआ? उड़ीसा में हुआ। अहोम विद्रोह, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अहोम विद्रोह गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, शिवसागर, जोरहाट, असम के क्षेत्र में हुआ। लीड कौन कर रहे थे? गोमधर कुंवर। सबसे बड़ा नाम है गोमधर कुंवर, ये नाम याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रूपचंद्र कुनार, दीन बंधु फूकन, ये इसको लीड कर रहे थे। गोमधर कुंवर इसमें सबसे महत्वपूर्ण थे। कारण अहोम साम्राज्य की पुनर्स्थापना की मांग, सामाजिक सांस्कृतिक ढांचे में ब्रिटिश हस्तक्षेप। 1830 अंग्रेजों ने शांतिपूर्ण नीति अपनाते हुए उत्तरी असम के महाराज पुरंदर सिंह को देकर के समझौता कर लिया। अहोम बहुत पुरानी जाति थी, बहुत पुराने लोग थे जो असम में बहुत लंबे समय से रह रहे थे। अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में सामाजिक सांस्कृतिक उनके रीति रिवाजों में छेड़खानी की, उनके क्षेत्र अधिकार में छेड़खानी की,
तो एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ जिसे हम अहोम विद्रोह के नाम से जानते हैं 2830 में। इंटरेस्टिंग क्या है कि यहां पर भी आप देखो वेलुपंथी, किट्टर चेन्नम्मा या फिर हम पॉलीगार, गंजम, अहोम, यहां पर भी सन्यासी, फकीर और फैराजी, ये सब 1857 की क्रांति के पहले हैं। ये सब 1857 के रेवोल्यूशन के पहले हैं, याद रखने वाली बात है। तो अहोम विद्रोह 28 और 30 में हुआ, गोमधर कुंवर लीड कर रहे थे। कारण वही था कि अहोम चाह रहे थे कि उनके साम्राज्य की पुनः स्थापना की जाए और उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना किया जाए, उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना किया जाए दोस्तों। ठीक, फिर एक और विद्रोह है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में भी रहा, पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह, अभी कंट्रोवर्सी हुई, पाइक विद्रोह को एनसीईआरटी में पहले था, फिर हटा दिया गया, फिर एनसीईआरटी ने क्लैरिफिकेशन दिया कि हटाया नहीं है, सेकंड जो बुक आनी है उसमें है पाइक विद्रोह। ठीक है, फिर एक और मांग उठी, उड़ीसा की सरकार ने, विधानसभा ने यह पारित किया कि पाइक विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया जाए। हालांकि सरकार ने अब इस मांग को खारिज कर दिया है। पहले ये मांग रखी गई थी कि पाइक को हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम घोषित करेंगे, बट अब इस बात को अभी ये पाइक का सम्मान पूरा किया गया। 200 साल पूरे हुए जब पाइक विद्रोह के, तो बहुत बड़ा सम्मान में 2017 में जब 200 साल पूरे हुए तो भव्य समारोह का आयोजन किया गया, स्मारक सिक्का निकाला, डाक टिकट जारी किया, पर पाइक को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना गया है। तो पाइक विद्रोह जो है ये उड़ीसा के खुर्दा में हुआ था और इसे बक्सी जगन्नाथ ने लीड किया था। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा मदलू पटनायक, कुरुमराज, मुकुंददेव, सबसे बड़ा नाम इसमें बक्सी जगन्नाथ का है। पाइक उड़ीसा के गजपति शासकों के द्वारा भर्ती किया गया सैनिक वर्ग था। जैसे हमने अभी चर्चा की थी जब हम महाराष्ट्र का आंदोलन पढ़ रहे थे, तो हमने एक मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, रामोसी और एक और हम वर्ग पढ़ रहे हैं, दिमाग से निकल रहा है, जब हम मराठा को पढ़ रहे थे तो एक तो रामोसी थे और एक और समूह था जो सैनिकों का काम करते थे मराठा साम्राज्य में, जस्ट दिमाग से निकल रहा, भी याद आ जाएगा। इसी तरीके से उड़ीसा में जैसे मराठे थे यहाँ, तो मराठा में रामोसी सैनिक काम किया करते थे, पिंडारी काम किया करते थे, याद है, मराठा सेना में। ठीक इसी तरीके से प्यारे दोस्तों, ये जो पाइक है, पाइक कौन थे? तो उड़ीसा में गजपति शासकों का शासन था, तो गजपति शासकों ने भी सैन्य समूह को हायर किया था और वो पाइक कहलाते थे, उन्हें पाइका कहा जाता था। और ये निष्कर जागीर पर निर्भर रहते थे, मतलब ये वंशानुगत होता था, लगान मुक्त भूमि थी और यहीं से उनको पूरा पेमेंट मिलता था। अब जैसे ही उड़ीसा वाले क्षेत्र में गजपति शासकों का पतन हुआ और जब ब्रिटिश नीति वहां पर लागू हुई, तो ब्रिटेन ने पाइकों के अधिकार को खत्म कर दिया। अब अधिकार तो खत्म हो गए, उसके अलावा उन्होंने अपनी भू राजस्व नीति सौंप दी, रुपए आधारित कराधान प्रणाली थोप दी, नमक व्यापार पर भी नियंत्रण कर लिया। इससे पाइक भड़क उठे कि एक तो उनके परंपरागत अधिकार जो गजपति शासकों के समय से उनको मिले हुए थे वो खत्म कर दिए गए, नमक बनाने का अधिकार भी उनसे छीन लिया गया, भू राजस्व व्यवस्थाएं बहुत जटिल हैं, बहुत सारा कर वसूल रहे हो वो भी नकद में, कैश में कर ले रहे हो, हम कैश कैसे अरेंज करेंगे, कैसे व्यवस्था करेंगे हम सिक्कों की। इन सब बातों को लेकर के विद्रोह भड़का, बहुत बड़ा विद्रोह हुआ अंग्रेजों के खिलाफ। और फिर हाल ही में केंद्रीय बजट में पाइक विद्रोह के 200 वर्ष पूरे होने पर एक भव्य समारोह की बात की गई, स्मारक सिक्का, डाक टिकट जारी किया गया। पाइक विद्रोह को राजा, जमींदारों, ग्राम प्रधानों का समर्थन था। यह भी एक सशस्त्र विद्रोह था, एक वायलेंट विद्रोह था। तो ये दोस्तों सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हमारे आंदोलन हैं, जिसमें हमने सन्यासी आंदोलन, फकीर आंदोलन, फैराजी आंदोलन, पाइक विद्रोह, रामोसी विद्रोह, इन सब के बारे में हमने चर्चा कर ली, इन सब के बारे में हमने पढ़ा।
आनंद मठ जो प्रसिद्ध किताब है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, देवी चौधरानी भी उनकी प्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें उन्होंने मुख्य रूप से सन्यासी विद्रोह की ही बात की है जो नागा साधुओं के द्वारा प्राइमरली किया गया था। फकीर विद्रोह के बारे में हमने पढ़ा, मजनू शाह के द्वारा आगे बढ़ाया गया। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। इसी के साथ हमारे जनजाति और नागरिक आंदोलन भी समाप्त होते हैं, पर अभी समाप्ति नहीं हुई है। कुछ चीजें हमें ऐड की हैं, ये बाद में हमें पढ़ना है, पर ये आपके पढ़ने के लिए हमने दिया है। जैसे इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है, क्रांति अमर रहे, ये उर्दू के कवि मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा दिया गया था। प्रसिद्ध सरदार भगत सिंह ने बनाया था। जनगणमन रविंद्रनाथ टैगोर, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ में। इसके अलावा करो या मरो गांधी जी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, भारत छोड़ो समाजवादी नेता यूसुफ मेहर अली, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा बाल गंगाधर तिलक, ट्रस्ट विद डेस्टिनी जवाहरलाल नेहरू। उसके अलावा आराम हराम है, एक्चुअली आराम हराम है बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन जब भारत आजाद हुआ तब नेहरू जी ने कहा था कि आराम हराम है, अभी हमें बहुत मेहनत करनी होगी अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। दीन दुखियों की सेवा ही सच्ची ईश्वर पूजा है, स्वामी विवेकानंद। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। तो ये आपको याद करने के लिए दिया है कि ऐसी थोड़ी थोड़ी चीजें हम देते जाएंगे। अगले बार हम कुछ पढ़ाएंगे तो बुक्स पढ़ा देंगे बीच में, एक साथ पढ़ाएंगे ना तो ये याद नहीं होती है चीजें, एक साथ कभी भी याद नहीं होती है, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में ये टेबल कंटेंट आपको याद होगा। चले कुछ सवाल लगा लेते हैं। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में की गई थी और इसके अध्यक्ष और संस्थापक थे लाला लाजपत राय, और इसी का नेतृत्व नारायण मल्हार जोशी, एनएम जोशी एक बहुत बड़े श्रमिक नेता थे भारत में। इन्होंने ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में भारतीय मजदूरों का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, भारतीय मजदूरों का प्रतिनिधित्व किया था। और जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, ये विश्व ट्रेड यूनियन महासंघ के संस्थापक सदस्यों में भी शामिल थी। तो बस याद रखना, क्योंकि बड़ी ट्रेड यूनियन थी। 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में लाला लाजपत राय के द्वारा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाई गई थी। इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए अब प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। कुछ सवाल हैं, इनको लगाते हैं, देखते हैं कितनी अच्छी तैयारी आपकी हो पाई है, कितने बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन हो पाई है। तो देख पाए, पहला सवाल जो यहाँ दिया गया है वो है कि सूची का मिलान कीजिए। HPSC प्री में पूछा गया सवाल है। टीपू शाह, दादू मियाँ अभी पढ़ा था हमने, चैत सिंह और टीटू मीर। आंदोलन दिए गए हैं, बनारस रिबिलियन, फरायजी आंदोलन, पागलपंथी विद्रोह। ये सारे आंदोलन, पागलपंथी तो हम पहले पढ़ चुके हैं, याद होगा। तो पागलपंथी विद्रोह ए का हो जाएगा 4। तो यहां पर हमने तुरंत लिख लिया ए का 4। देखो भाई, ए का 4 कहाँ है? इसमें तो नहीं है सर, इसमें भी नहीं है सर, इसमें भी नहीं है। वो आंसर आ गया, एलिमिनेशन मेथड। लेकिन यह भी आपको पता होना चाहिए कि जो दादू मियाँ थे ये फरायजी से जुड़े हुए थे। अब भी पढ़ा है, जस्ट हमने अब भी पढ़ा है, हमने टीटू मीर के बारे में भी पढ़ा था। अगर आपको याद आ रहा हो कि टीटू मीर की भी हमने चर्चा कर रखी है। तो टीटू मीर बनारस रिबेलियन से जुड़े हुए थे और चैत सिंह तरकीत ए मोहन। तो ये अगर एक दो भी आपको पता है ना, तो ऑप्शन से आंसर सही बन जाते हैं, एलिमिनेशन मेथड लग जाती है। त्रावणकोर के दीवान थे जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। बताइए, सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। RRB ग्रुप D 2018 में पूछा गया सवाल है, और फिर आप लोग कमेंट कर देते हो कि आप डीप में पढ़ा रहे हो। तो जवाब क्या है? वेलुथम्पी, वेलुथम्पी विद्रोह, त्रावणकोर केरल, त्रावणकोर केरल। ठीक है। अच्छा, मैं एक बात और आपसे कहूंगा, जो लोग ये कमेंट कर देते हैं, कई बार बोल भी देते हैं यार, आप 2 4 6 बार हो गया इसलिए आपसे बोल रहा हूँ यार, इतना भी नहीं आप पढ़ना चाहते? मतलब इतिहास जैसा विषय, फिर भी मैं कॉम्प्रहेंसिवली आपको लगभग 100-105 घंटे में पूरी हिस्ट्री पढ़ा दे रहा हूँ।
मिडाइवल, एंशियंट, मॉडर्न। तो क्या अब हमारी इतनी भी क्षमताएं नहीं रही है? एक छोटी सी बात हम आपको बताते हैं यार, कि जब हम पढ़ रहे थे, जब हमने पढ़ना शुरू किया था, तब तो यार हिस्ट्री ही लगभग 250-300 घंटे का तो हिस्ट्री का सिलेबस हुआ करता था। और प्रारंभिक परीक्षा में, प्रीलिम्स जैसे एग्जाम में, और पीएससी का ही प्रीलिम्स हुआ करता था, प्रीलिम्स जैसे पेपर में हम लोगों ने 200-220 घंटे खाली हिस्ट्री पढ़ी है। तो माना कि शॉर्ट्स की जनरेशन चल रही है, पर इतना भी क्या शॉर्ट पढ़ने की आदत हो चुकी है हमें, कि हमें अब 100 घंटे भी ज्यादा लगने लग रहे हैं हिस्ट्री में, कि अरे यार सर 100 घंटे भी बहुत ज्यादा है। जीएस का कोर्स ही जनरली 2,500-3,000 घंटे का कोर्स हुआ करता था। अब तो फिर भी कॉम्प्रहेंसिवली उसको लगभग लगभग 300 घंटे के आसपास, 400 घंटे, 300 घंटे में लगभग लगभग हो जा रहा है, 300-350-400 घंटे में। इतना कॉम्प्रहेंसिव बनाने के बाद भी फिर भी अगर हम ये बोलेंगे कि ये ज्यादा है, ये कम है, ज्यादा है, कम है, तो फिर तो समस्या वाली बात है। सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा आपको कि इतना भी कंटेंट अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो फिर तो दिक्कत है। और ये बहुत फिल्टर करने के बाद आपको कंटेंट दे रहा हूं मैं, और ऐसे सवाल आपको फिर आरआरबी ग्रुप डी में भी देखने मिल रहे। पढ़ना तो पड़ेगा यार। देखो एग्जाम की डिमांड बढ़ रही है, शॉर्ट्स देख के हमारी कंसंट्रेशन पावर कम हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम कंपटीशन बढ़ रहा है और एग्जामिनर्स को ये समझ में आ रहा है, तो अब वो ऐसे सवाल पूछने लगे जिसमें मैच द कॉलम होता है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आपने एलिमिनेशन मेथड लगा ली तो जवाब आ गया, पर सवाल तो उन्होंने पूछा। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, उड़ीसा के खुर्दा जिले की पाइक जनजाति द्वारा शुरू किए गए पाइक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अब बताएं, बहुत अच्छा सवाल है। अभी पढ़ा हमने बिल्कुल 10वें नंबर पर कि सर 2017 में इसके 100 साल पूरे हो गए, और जब 2017 में इसके 100 साल पूरे हो गए तो भव्य समारोह की बात की गई। 2018 में हमने डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया, और बताया हमने कि इसका नेतृत्व मुख्य रूप से बख्शी जग बंधु जगन्नाथ या जगबंधु के द्वारा किया गया। बक्सी जगन्नाथ या जगबंधु के द्वारा किया गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? आरआरबी एनटीपीसी 2021, बीपीएससी प्री 2021-22, एसएससी एमटीएस 2023, एमपीपीएससी प्री, एसएससी सीजीएल, इन सब में सवाल पूछा गया है। संथाल विद्रोह की बात की है, तो संथाल विद्रोह हमने अभी पढ़ा कि सर 1855 और 56 में संथाल विद्रोह हुआ था, और संथाल विद्रोह को लीड किया था सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, बाद में चांद मुर्मू, भौरव मुर्मू, इन्होंने लीड किया था। ठीक, इन्होंने लीड किया था। अब ये जो जारा भगत जतरा भगत आता है, ये उराव आंदोलन है, उराव आंदोलन। ठीक, ये उराव मूवमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिन ए कोह का निर्माण निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया? टीडीएस 2018 और 2019 का सवाल है। तो दामिन ए कोह हमने पढ़ा था कि दामिन ए कोह झारखंड में बनाया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने संथाल के लिए। इसके लिए संथाल के बाद में यहीं पर उन्होंने संथाल परगना भी बनाया था। तो जवाब क्या होगा? ए, संथाल के लिए बनाया गया। निम्नलिखित में से किसने 1879 में महाराष्ट्र में ब्रिटिश राज के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का बिगुल बजाया था? देख लीजिए जरा। अब देखें, महाराष्ट्र की बात है, वासुदेव बलवंत फड़के, बिरसा मुंडा, बुद्धो भगत। अब देखो, बिरसा मुंडा और बुद्धो भगत जवाब नहीं है। टिकेंद्रजीत सिंह ने, वासुदेव बलवंत फड़के ने फड़के आंदोलन किया था, यहाँ फड़के विद्रोह हुआ था, फड़के विद्रोह आंदोलन। तो याद रखना, ये 79 में हुआ, 1857 की क्रांति के बाद। एसएससी सीपीओ। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहले तो इन चीजों को हाईलाइट कर लिया करो, दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। परेजी आंदोलन बंगाल, मोपला विद्रोह मालाबार, कूका आंदोलन असम, ओलीगार। अब बहुत क्लियर हो गया कि सर अभी हमने पढ़ा था कि जो कूका मूवमेंट है ये पंजाब में हुआ था। राम सिंह कूका, बालक सिंह कूका, ये लीड कर रहे थे।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन के द्वारा कौन सा उपाय किया गया था? यूपीएससी 2018 का सवाल है। संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया, बिल्कुल किया गया। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि आवंटित करना गैर कानूनी हो गया, यही था। ये किस में आया था? ये प्रोविजन 1876 में जब संथाल टेनेंसी एक्ट पास किया गया तब ये प्रोविजन बनाया गया था, तब ये प्रावधान बनाया गया था। तो जवाब होगा सी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। 1857 के पश्चात निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन हुए? CGPSC 2018 का सवाल है। अब देखो यही सवाल पूछ लेते हैं फिर। अब संथाल तो नहीं हुआ, क्योंकि संथाल हमने पढ़ा ये 55 और 56 में हुआ था। तो अब ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अपने आप ही आंसर निकल के आ गया, एलिमिनेशन मेथड। अब नील के बारे में तो हमने पढ़ा था कि 1857 की क्रांति के बाद जो सबसे सशक्त आंदोलन हुआ है उसमें नील आंदोलन है। बिरसा मुंडा जी का जो उद्भव है ये 1900 की कहानी है। ठीक है, दक्कन के कृषि दंगे भी बाद में हुए थे, हमने ये भी पढ़ा था पिछली क्लास में जब हम किसान आंदोलन पढ़ रहे थे। तो ये अच्छा आंसर बन गया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? SSC CPO 2022, UKPSC प्री, CGPSC प्री, इस जगह तो लाला लाजपत राय। MN जोशी भी जुड़े हुए थे और MN जोशी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था ILO के पहले सेशन में। ठीक है, तो जवाब होगा लाला लाजपत राय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने लगी है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आई विश कि ये प्रश्न पिछले साल हमने करा दिया होता, तो MPPSC में इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल भी पूछा गया था। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले स्नातक थे। सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था, सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था। ROARO में पूछा गया, जवाब है डी, दोनों ही कथन सही है। याद रखना ये अलग से हमने पढ़ाया नहीं था, इसको ध्यान रख लेना कि आनंद मठ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, विष वृक्ष, चंद्रशेखर, रजनी, कृष्णकांत का बसंत, देवी चौधरानी, यहाँ सीताराम, ये उनके प्रमुख उपन्यास हैं, ये उनके प्रमुख उपन्यास हैं दोस्तों, ये उनके प्रमुख उपन्यास में शामिल है। 1882 में आनंद मठ आया था। ठीक है, तो ये उपन्यासों के नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। फराजी कौन थे? कौन थे बताइए फराजी? तो ये भी हमने चर्चा की थी कि हाजी शरीयतुल्लाह। अब मान लो हमने ये नहीं भी पढ़ा है तो इतना तो पता है ना कि हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा फराजी आंदोलन चलाया गया था, तब भी जवाब हो जाएगा। ठीक है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध कौन सी जनजाति हो गई थी? मानव बलि, मारियाम प्रथा। तो ये कुकी, उराव, खोंद, खोंद जनजाति। कौन सी जनजाति थी? खोंद जनजाति थी प्यारे दोस्तों, खोंद ट्राइब, उड़ीसा की। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती अब्बा कहा जाता है? बिरसा मुंडा जी को जगत पिता या धरती अब्बा कहा जाता है। 15 नवंबर को हम जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अगला, अच्छा ये हो गए इतने सवाल। तो लीजिए हमारा एक और 2 टॉपिक एक्चुअली हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर लिए। एक जनजाति आंदोलन और एक हमने चर्चा कर लिया सिविल मूवमेंट के बारे में। अब कल की क्लास में ना हम चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति, 1857 के रेवोल्यूशन के बारे में। तो मिलते हैं आपसे कल। कल की क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी क्योंकि टॉपिक काफ़ी बड़ा है, पर कंप्लीट कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम डिमेंशंस को कवर किया जाए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।